सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। अलग अलग जनपदों में और अलग अलग ब्लॉक में इन तीनों मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जब भी किसी ब्लॉक या किसी जनपद में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें एनसीएफ 2005 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, मैंने सोचा कि एनसीएफ 2005 के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, जिससे एनसीएफ 2005 के बारे में आप सभी लोगों को पता चल जाए। क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते सभी अध्यापकों को एनसीएफ 2005 के बारे में पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है, कितने इसके अध्याय हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एनसीएफ 2005 की कैसे शुरुआत हुई, कितने अध्याय एनसीएफ 2005 में दिए गए हैं, कितने निर्देशक सिद्धांत एनसीएफ में दिए गए हैं और किस तरह के प्रश्न एनसीएफ 2005 से ऑनलाइन आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके शिक्षण संग्रह, पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया है। तो साथियों, शिक्षण संग्रह के परिशिष्ट 4 में एनसीएफ 2005 के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने जुलाई 2004 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। यह भी आपको याद रखना है कि जुलाई 2004 में। इसके लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो हमने वो किया, इसका संशोधित करने का निर्णय लिया गया, तो उसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता की समिति गठित की गई थी। तो उस समिति का भी नाम आपको याद रखना है। इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठियों, विचार विमर्श और बड़ी तादाद में प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के अंश से होता है। यानी जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो आपकी शुरू होती है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से। इस तरह का प्रश्न भी आपका आ जाता है कि किस निबंध से वो शुरू होती है। जिसमें 7 खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे को महंगा खिलौना मिल जाता है। उस खिलौने को पाकर वह बच्चा सबसे दूर चला जाता है और एकाकी हो जाता है। जब उसे महंगा खिलौना मिल जाता है तो वह अलग हो जाता है सभी बच्चों से और अलग जाके बैठ जाता है, उसमें ही वो मग्न हो जाता है। टैगोर के शब्दों में अपनी उत्तेजना में वह एक चीज भूल गया। वह तथ्य जो उस वक्त उसे बहुत मामूली लगा था कि इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई जो उसके खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी। यानी वो खिलौने से ज्यादा श्रेष्ठ थी इस प्रलोभन में कि कहीं मेरा खिलौना कोई और ना ले ले, तो उसने एक चीज खो दी, एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा। तो ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे की संकल्पना किस जगह बताई गई है। तो उसमें आपके ऑप्शन दे देते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, या और दूसरे ऑप्शन दे देते हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में दी गई है एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा। उस खिलौने से महज उसका धन व्यय होता था, धन व्यक्त होता था। बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं उसके खेल में बच्चे का आनंद था और न ही उसके खेल की दुनिया में साथियों का खुला निमंत्रण था। क्योंकि वो तो उससे एकाकी हो गया, उस खिलौने को लेकर अलग बैठा रहता था, केवल उसका धन तो उसमें व्यक्त होता था,
लेकिन बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा भी बिल्कुल नहीं होती थी और उसमें खेल में उसे आनंद भी नहीं आता था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा के उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयामों की वांछनीयता पर विस्तृत चर्चा एवं तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इसमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस दस्तावेज में सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज की कल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में आपको शिक्षा के व्यापक उद्देश्य बताए गए हैं। इस पर भी एक प्रश्नावली में पूछा गया था कौन कौन से उद्देश्य हैं। विचार और क्रम की स्वतंत्रता, दूसरा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, नंबर 3 नई परिस्थितियों का सामना करना, नंबर 4 लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी और नंबर 5 आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान की क्षमता विकसित करना। गुणवत्तापरक शिक्षा और शैक्षिक उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विविध अध्यायों में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। क्या क्या बताया गया है? इसके 5 अध्याय इसमें दिए गए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में यह भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय हैं और कौन कौन से अध्याय में क्या क्या बताया गया है। तो इसके 5 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है आपका परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या दिया गया है? प्रथम अध्याय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ और शिक्षा के लक्ष्य को बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसा पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विस्तार करते हुए पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निदेशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है और 5 ही निदेशक सिद्धांत बताए गए हैं जो आपके अध्याय 1 में बताए गए हैं। क्या क्या निदेशक सिद्धांत है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, नंबर 2 पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, नंबर 3 पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्धन कि वे बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर मुहैया कराएं बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, नंबर 4 परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और नंबर 5 है आपके एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो ये 5 निदेशक सिद्धांत उसमें बताए गए हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपका प्रश्नावली में पूछ लिया जाता है। अब दूसरा अध्याय है, पहला अध्याय हमारा परिप्रेक्ष्य था, दूसरा अध्याय है हमारा सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान में ज्ञान की प्रकृति और बच्चों की सीखने की कार्य नीतियों पर चर्चा की गई है। उसके बाद तीसरा अध्याय है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। तो तीसरे अध्याय में उन सुझावों के सैद्धांतिक आधारों पर का निरूपण किया गया है जो पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। उसके बाद अध्याय 4 में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो अध्याय 4 में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चों के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और उसका अध्याय 5 है व्यवस्थागत सुधार। तो अध्याय 5 में चर्चा की गई है कि सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूली व्यवस्था में किस प्रकार के व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत होगी ताकि बच्चा कक्षा के अनुभवों से ज्ञान का सर्जन कर सके और शिक्षण बच्चे में सीखने की सहज इच्छा को समृद्ध करे, न कि ज्ञान की सूचना प्रदान करे। तो इसके 5 अध्याय दिए गए हैं, 5 ही निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न घटकों। कौन कौन से घटक हैं? बच्चा, शिक्षक, समुचित संसाधन, सामुदायिक सहभागिता, भय, तनाव, डर, चिंता मुक्त वातावरण, सतत अकादमिक अनुश्रवण,
प्रशिक्षण, समुचित भौतिक सुविधाएं, शिक्षण सामग्री और शिक्षण आकलन की उपयुक्त विधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। इन घटकों के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण से हमारे विद्यालय जीवंत और समृद्ध विद्यालय, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में ही हमारे विद्यालयों को जीवंत और समृद्ध विद्यालय बताया गया है और गुणवत्ता शिक्षा से हमारे बच्चे एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चे के रूप में विकसित होंगे। तो ये इसमें बताया गया है। तो साथियों, ये है आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं एनसीएफ 2005। तो इसमें आपके 5 अध्याय दिए गए, 5 निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं मैंने आपको विस्तार में बताया, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।